Hello everyone, you all are welcome to MAM Institute of Commerce। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने वो कह रहा है व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होती है सर? हम लोगों ने मार्केट पढ़ी है सर। मार्केट में भी दो तरीके की मार्केट पड़ी है, एक कंज्यूमर मार्केट, एक प्रोड्यूसर्स गुड्स की मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट क्या है? तो कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। क्या प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट के अंदर? लॉन्ग टर्म फंड्स हमको मिलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। बेसिकली यहाँ पे ये जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर कैपिटल मार्केट को देखा जाए तो वो एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म फंड मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए से हमको लॉन्ग टर्म फंड्स मिल जाया करते हैं। A variety of instruments are used to raise funds in the capital market। ठीक है, बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि क्या किया जा सके? फंड को रेज किया जा सके कैपिटल मार्केट में। ठीक है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ओनरशिप सिक्योरिटीज़। क्या होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स में? ओनरशिप सिक्योरिटी यानी शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एंड क्रेडिटरशिप यानी डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। क्या होते हैं? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो कहता है कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। यानी यहाँ पे हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे देखने को, और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे मिल जाएंगे जो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करेंगे ताकि कंपनी उनसे फंड लेके उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, इस आंसर में ये जो लिखा है ना, अ वीडियो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसको इग्नोर करिएगा। वीडियो वर्ड यहाँ पे हमसे लिख गया है, बेसिकली यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। यहाँ पे होगा अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रीफली डिफाइन इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी का दूसरा नाम ऑर्डिनरी शेयर होता है। ठीक है सर, तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट। यानी इनके पास कोई स्पेशल राइट नहीं होता है, प्रेफरेंस इनको नहीं दी जाती है। ठीक है, इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो कभी भी प्रेफरेंस नहीं रखते हैं अपने अंदर। यानी अगर डिविडेंड देना होगा तो सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अगर कैपिटल वापस करनी होगी तो सबसे पहले जो वापसी होगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में दिया जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन सच शेयर इज नॉट फिक्स्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि इसके जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना वो फिक्स्ड नहीं होता यहाँ पे। ठीक, द अमाउंट रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, उनके पास वोटिंग राइट होता है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के बारे में जो बात चल रही है वो ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। किस चीज़ का प्रेफरेंशियल राइट सर? ना तो इनको डिविडेंड पहले दिया जाएगा, ना ही इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले किया जाएगा। सबसे पहले जो दिया जाएगा डिविडेंड वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा वो भी सबसे पहले किसको दिया जाएगा सर? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। फिर अगर कुछ बच जाएगा तब फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। क्यों?
क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, ठीक है, और ये रिस्क सबसे ज़्यादा बियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड भी इनका फिक्स्ड नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, डिफाइन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स और प्रायोरिटी राइट, ठीक है। यानी हमेशा इनको प्रायोरिटी दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। फर्स्टली डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट इज पेएबल, ठीक, यहाँ पे क्या है, डिविडेंड क्या है, फिक्स रेट पे मिलेगा, ठीक। जबकि इक्विटी के केस में आपने क्या देखा था, कोई फिक्स रेट नहीं था, कभी बढ़ भी जाता है कभी घट भी जाता है, ठीक है। फर्स्टली डिविडेंड एट अ फिक्स रेट इज पेएबल ऑन दिस शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक। फिर सेकेंडली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी capital is repaid to preference shareholder prior to the return of equity capital, यानी इक्विटी को वापस करेंगे उससे पहले हम किसको वापस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इन दोनों के बीच में 2 मार्क्स का डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन थे सर, वो इक्विटी शेयर होल्डर वो लोग थे जिनको किसी तरह की प्रेफरेंस नहीं दी गई है, क्योंकि ये रियल ओनर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्क बियर किया हुआ है, ठीक है। और इनको इस वजह से ना तो डिविडेंड पहले दिया जाता है और ना ही इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो है होती है। पहले सबसे जो दिया जाता है डिविडेंड वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करी जाती है, ठीक है। और इक्विटी शेयर की एक खासियत ये भी है कि उसके अंदर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं रहता। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं रहता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, ठीक है। तो वो पूछ सकता है एमसीक्यू में भी ये चीज़। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डिफाइन डिबेंचर। डिबेंचर क्या होते हैं सर, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी। क्या है, एक सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील, ठीक है। कंपनी अपनी सील लगाती है इसके ऊपर, इस सर्टिफिकेट के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट। यानी क्या है, ये एक एक्नॉलेजमेंट है किस चीज़ का, डेट का, कि उधार कंपनी ने ले रखा है। इट इज ऑल्सो एन अंडरटेकिंग टू रीपे द स्पेसिफाइड सम विद इंटरेस्ट टू इट्स होल्डर। यानी इसके अंदर और क्या लिखा होता है, इसके अंदर ये लिखा जाता है कि भाई हमने लोन लिया है, हमने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है और हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। दूसरी चीज़, हम इस सम को वापस कर देंगे इतने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और ड्यू टाइम भी लिखा हुआ होता है कि किस टाइम पीरियड में हमें ये रीपेमेंट करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन द टर्म लोन। बैंक नाउ ऑफर लोन टू बिजनेस फर्म्स फॉर मीडियम टर्म, ठीक है। ना तो शॉर्ट टर्म कह रहा है ना लॉन्ग टर्म कह रहा है, मीडियम टर्म का लोन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय एन एसेट और गारंटी। या तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको एसेट के फॉर्म में, या फिर आपको गारंटी देनी पड़ जाएगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ लेके आइए तो आपको लोन मिल जाएगा। द बोरोवर में बी आस्क्ड टू रीपे द अमाउंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। यानी बैंक कहता है या तो आप लमसम एक बार में पे कर दीजिए या इंस्टॉलमेंट में। जनरली जो होता है वो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट कटती रहती है। उस इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है सर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डिफाइन
कैश क्रेडिट। तो सर कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन गिवन टू बोरोवर। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है सर? लोन है। ठीक, गिवन टू बोरोवर अगेंस्ट हिज करेंट एसेट्स। ठीक, तो कैश क्रेडिट कब मिलता है सर? करेंट एसेट्स के अगेंस्ट में हमें कैश क्रेडिट दिया जाता है, जैसे आपके डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया। ठीक है, द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट नॉट ऑन द एंटायर अमाउंट। ठीक है, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है ऑफ द क्रेडिट सैंक्शनड बट ओनली ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, या यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने सीसी लिमिट ली, कैश क्रेडिट की लिमिट ली और वो 10 लाख की आपको सैंक्शन कर दी बैंक ने, तो बैंक उस 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, जितना अमाउंट आपने बैंक से विड्रॉ किया होगा सिर्फ और सिर्फ उतने ही अमाउंट पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बाकी उसको जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जबकि लोन के अंदर क्या होता है, आपको फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 10 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया बैंक ने, तब उसके बाद क्या होगा, बैंक आपके पूरे 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, भले ही आपने पूरा विड्रॉ किया हो या ना किया हो, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन कैश क्रेडिट के अंदर ऐसा नहीं है। कैश क्रेडिट में क्या होगा, जितना आप विड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, और ये कैश क्रेडिट लिमिट जो मिलेगी आपको अगेंस्ट योर करेंट एसेट्स, ठीक, या डेटर या फिर स्टॉक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ये भी बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म लोन है उसी तरीके से ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन है। क्या है? एन ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक टू इट्स करेंट अकाउंट होल्डर। करेंट अकाउंट किसके होते हैं सर? करेंट अकाउंट किसके होते हैं सर? जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनका करेंट अकाउंट खुलता है। ठीक है सर। इट मीन्स दैट कस्टमर इज अलाउड टू विथड्रॉ चेक इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस अवेलेबल इन हिज अकाउंट। ठीक, मान लीजिए आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया बचा है। ठीक, अगर नॉर्मल अकाउंट होता तो सिर्फ और सिर्फ आप कितना विड्रॉ कर सकते थे उस अकाउंट से? 1 ही लाख विड्रॉ कर सकते थे। जबकि ओवरड्राफ्ट के अंदर ऐसा नहीं है। ओवरड्राफ्ट कहता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है उसके बाद भी आप बैलेंस निकाल सकते हैं अकाउंट से। ठीक है, द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन। ठीक है, उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक जितना आपने निकाला होगा पैसा। ठीक है, जितना ज़्यादा आपने पैसा निकाला होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में था करंट में और आपने बैंक से 5 लाख ले लिए। ठीक है, इन दैट केस जो 4 लाख रुपया ओवरड्रॉन है ना उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इट इज़ जस्ट लाइक कैश क्रेडिट। जैसे कैश क्रेडिट में हो रहा था कि आपने जितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसी तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी होता है कि आपसे सिर्फ उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट लिया जाएगा जितना आपने एक्सेस विड्रॉ कर रखा है। ठीक है, चलिए सर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? कह रहा है डिफाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज समझने से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, बिजनेस के अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो स्टॉक खरीदने आया है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आप होलसेलर हैं और मैं एज अ रिटेलर आया हूं, ठीक है, आपसे सामान खरीदने, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे पैसा नहीं है। ठीक है, इन दैट केस आप क्या करिएगा, एक बिल बनाइएगा और उस पे मेरी सिग्नेचर ले लीजिएगा और वो 90 डेज़ का पीरियड उसका होता है। ठीक है, जनरली 90 डेज़ का पीरियड उसका होता है रीपेमेंट का। ठीक, आप उस पे साइन लेके अपने पास वो बिल रख लीजिएगा। वो आपके लिए क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल। क्या बन जाएगा सर, बिल रिसीवेबल। और वो मेरे लिए क्या बनेगा, बिल
पेएबल। ठीक है सर। अब क्या होगा सर, सर आपने तो 90 डेज का पीरियड दे दिया, ठीक, वो अब 90 डेज जब कंप्लीट होंगे तभी मैं आपको रीपेमेंट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। ठीक है। अब इन फ्यूचर विद इन 90 डेज अगर आपको एकदम से अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई तो इन दैट केस आप क्या करिएगा, आप तो मुझसे पैसा मांग नहीं सकते क्योंकि आपने तो पूरा 90 डेज का मुझे क्रेडिट पीरियड दे रखा है। ठीक है। अब आप क्या करिएगा, इन केस ऑफ अर्जेंसी आप जाइएगा बैंक और बैंक से कहिएगा भैया देखो मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज हैगा, इसको तुम खरीद लो मुझसे और अपना जो भी पेमेंट हो वो कमीशन काट के मुझे दे दो। तो बैंक क्या करता है, इसको डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, यानी कुछ अमाउंट अपना रख लेता है डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपका वो आपको दे देता है। यही होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एट अ टाइम ऑफ नीड ऑफ फंड, क्या, एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ फंड, जब जरूरत पड़ती है फंड की, अ पर्सन कैन सेल हिज बिल ऑफ एक्सचेंज टू कॉमर्शियल बैंक, क्या कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को बेच सकता है। ठीक है, तो किसको, कॉमर्शियल बैंक को। दैट इज डिस्काउंटेड फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, बैंक मेक पेमेंट अगेंस्ट द बिल, क्या करता है बैंक, पेमेंट कर देता है बिल के अगेंस्ट में बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी अभी मैच्योरिटी नहीं आई थी सर लेकिन फिर भी वो पेमेंट आपको कर देगा। बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर द सर्विसेज के अगेंस्ट में क्या करता है बैंक, कुछ कमीशन लेता है। ठीक है। और अब क्या होगा सर, उसके बाद क्या होता है, जब मैच्योरिटी की डेट आती है तो बैंक फिर मेरे पास आएगा और वो मुझसे जो पेमेंट लेना था वो लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। क्या है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंसेस। सबसे पहला कहता है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर जनरली लो, जो नॉमिनल वैल्यू है वो इक्विटी शेयर की क्या होती है, लो होती है, जबकि द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हाई, क्या होती है, इनकी हाई होती है नॉमिनल वैल्यू, जबकि इक्विटी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू लो होती है। डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक, पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर किया जाता है, उनको डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर में कहता है डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर प्रायर टू डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। ठीक, फिर अगला कहता है इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट, यानी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो कौन लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव वोटिंग राइट। अब क्यों नहीं है इनके पास, क्योंकि सर इनको हम लोग ने बेनिफिट दे तो दिया, हमने प्रेफरेंस दी है किसमें, डिविडेंड को पे करने में, हमने प्रेफरेंस दी है किसमें, इनको कैपिटल रीपेमेंट करने में। जब दो जगह पे प्रेफरेंस दे दी तो इनको वोटिंग राइट हमने नहीं दिया। और इक्विटी शेयर क्योंकि रिस्क ले रहे थे तो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने वोटिंग राइट दिया है और वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड डिसीजन कंपनी के लेते हैंगे। ठीक है, हाँ, प्रेफरेंस शेयर केस के अंदर वोटिंग राइट इनको मिलेगा इन केस अगर कोई ऐसी बात है जिसका इंटरेस्ट, अगर कोई फैसला लेना है कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है, तब फिर इनको वोटिंग राइट दिया जा सकता है कि दे कैन कम एंड वोट। ठीक, इक्विटी शेयर्स आर हैविंग हाई डिग्री ऑफ रिस्क, इनके पास रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर आर जनरली हैविंग लेस डिग्री ऑफ रिस्क, इनके पास रिस्क काफ़ी कम होता है। कैपिटल इज रीपेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, किसके बाद मिलती है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल दी जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। कैपिटल इज रीपेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल रीपे करी जाएगी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है।
चलिए सर शुरू करते हैं इसके आंसर को। शेयर्स के अंदर द वन हु ओन शेयर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी। क्या है ये? जो यहाँ पे शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, ठीक है। तो द वन हु ओन शेयर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, यानी जिसके पास शेयर होता है वो कौन होते हैं? ओनर होते हैं कंपनी के। द वन हु ओन डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिनके पास डिबेंचर होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं, वो ओनर नहीं होते, ठीक है। शेयर्स के अंदर कहता है नो चार्ज ऑन एसेट इज क्रिएटेड इन केस ऑफ शेयर्स, ठीक। अब कंपनी जब शेयर इशू करेगी, लोग खरीदेंगे, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी कोई सिक्योरिटी उनको नहीं देगी, जबकि डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। चार्ज ऑन एसेट इज क्रिएटेड, चार्ज का यहाँ पे मतलब है कि वो सिक्योरिटी देगा, ठीक है। कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटी देगी, उसके बदले में वो पैसा डिबेंचर होल्डर से लेगी। द ओनर्स ऑफ द शेयर्स हैव वोटिंग राइट, ठीक। ओनर्स के पास क्या है? वोटिंग राइट है, जबकि ओनर ऑफ डिबेंचर के पास वोटिंग राइट नहीं है, डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। फिर यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज आता है इनके पास। अगर कोई फैसला ऐसा लेना है, कोई डिसीजन ऐसा लेना है जिसमें डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट है, तब फिर इनको भी वोटिंग राइट दिया जा सकता है इन दैट केस। अनटिल एंड अनलेस जनरली इन लोग के पास वोटिंग राइट ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होती है ना डिबेंचर होल्डर के पास होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होती है। इन केस ऑफ शेयर्स द डिग्री ऑफ रिस्क इज हाई। क्यों सर? क्योंकि इनको रीपेमेंट भी सबसे लास्ट में होगा, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो, ठीक है। और अगर बचा तो तभी मिलेगा, अदरवाइज वो भी नहीं मिल पाएगा, ठीक। डिबेंचर के केस में रिस्क क्या होता है? बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। फिर कहता है इन केस ऑफ शेयर्स डिविडेंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो दे कैन नॉट क्लेम, ठीक। लेकिन इन केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये कोर्ट के अंदर केस भी कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट में, अगर इनको क्या नहीं मिला, इनको इनका इंटरेस्ट नहीं मिला और इनको इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था नहीं मिला, तो ये जा सकते हैं और ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? कह रहा है एक्सप्लेन 5 फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। कोई 5 फंक्शन बता दिए कैपिटल मार्केट के। चलिए सर हम लोग अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। अ कैपिटल मार्केट इंस्पायर पीपल टू सेव मनी। क्या करती है? मनी सेव करवाती है लोगों से। भाई लोग सोचते हैं कि मैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है, वहाँ पे मैं पैसा अपना लगा दूं। और वो कैसे लगा सकते हैं? जब उनके पास पैसा होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं सेविंग करना। इट ऑफर इंसेंटिव फॉर सेविंग मनी इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। इनको क्या दिख रहा होता है? ये क्यों सेव करना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि इनको दिख रहा होता है कि वहाँ पे कंपनी में अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको बहुत अच्छा मिल रहा है और रेट ऑफ डिविडेंड भी कंपनी अच्छा दे रही है। क्यों? कंपनी ग्रो कर रही है। अगर ग्रो कर रही होगी तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी खुश रखेगी, अपने डिबेंचर होल्डर को भी खुश रखेगी, भाई वो अच्छा जो है रेट देगी। और अगर जो है कंपनी डाउनफॉल जा रही है तो इन दैट केस इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो एक तरीके से प्रमोशन करती है थ्रिफ्ट करने का, यानी सेव करने का लोगों के अंदर कि भैया सेव करोगे तो ही लगा सकते हो पैसा, और जब लगाओगे तभी तुम कमा सकते हो पैसा। पैसे से पैसा बना रहे हैं बस। फिर दूसरा कहता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। अ कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्लेम्स ऑन कैपिटल फंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ फंड आराम से हो जाता है। बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म इन्होंने बना रखा है, ठीक है। फिर आता है लिक्विडिटी। द इन्वेस्टर्स कैन सेल सिक्योरिटीज एट एनी टाइम, ठीक। यानी यहाँ पे जो ये एसेट्स होते हैं ना आपके इन्वेस्टमेंट, वो एक तरीके से लिक्विड एसेट्स होते हैं। जैसे आपने अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप जाके अपने इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी थी शेयर्स के अंदर उनको बेच दिए। दे कैन कन्वर्ट देयर सिक्योरिटीज इनटू कैश
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। कैश में कैसे कन्वर्ट होगा सर, उसको बेच देंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं। अ कैपिटल मार्केट प्रोवाइड अ प्रॉफिटेबल एवेन्यूज टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन अर्निंग मैक्सिमम अवेलेबल रिटर्न ऑन देयर फंड्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने में मदद करता है। स्टेबिलिटी होती है। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यहाँ पे कौन से इंटरमीडियरीज आते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं। दीज एक्सपर्ट्स कैन प्रमोट स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल मार्केट। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर एक क्वेश्चन जो इसमें लिखा हुआ नहीं है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हैगा। कहता है प्रेफरेंस शेयर्स आर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, कमेंट। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी होते हैं सर। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर दो लोगों के फीचर्स पाए जाते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर का और दूसरा आपका डिबेंचर होल्डर का। ठीक है, इनको डिविडेंड भी दिया जाता है। ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। और इनको जो डिबेंचर होल्डर का फीचर मिलता है वो ये मिलता है कि इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है सर, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कहलाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो डिस्कस करना रह गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया हो इस पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब किएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आगे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय।